नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है घर संसार। घर संसार, घर में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है और इन चीज़ों का संदेश क्या है आम समाज के लिए। उत्तराखंड समाज में जहाँ नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार सत्तासीन हुई, वहीं विश्व फलक पर देखें तो रूस यूक्रेन का जो संग्राम है वो 32वें दिन में चले गया। हजारों लोग मारे गए, 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए। एक छोटी सी भूल से एक गलत व्यक्ति को सत्तासीन कराने के लिए का दंड न केवल उस देश की जनता को भोगना पड़ता है, अभी तो पूरे इस देश संसार को भी झेलना पड़ता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने आप में वैसे कहने को तो यूक्रेन का निर्वाचित राष्ट्रपति है, पर हकीकत में देखा जाए ये यूक्रेन से अधिक अमेरिका के हाथों का मोहरा है। अमेरिका के पुच्छल जो संगठन है नाटो, उसका मोहरा है, जिसने नाटो के मोह में शामिल होकर और रूस से दुराग्रह करके, रूस की सुरक्षा को खतरे में डाल के, रूस के खिलाफ षड्यंत्र को करके न केवल यूक्रेन को तबाह कर दिया है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पर हैरानी की बात है, न यूक्रेन की जनता का और न जेलेंस्की का कोई ये सूझबूझ आ रही है आखिर ये युद्ध किसके लिए कराया। जिस नाटो संगठन के प्रेम में, जिस अमेरिका के प्रेम में उसने रूस के साथ संघर्ष किया, रूस को उकसाया हमला करने के लिए, रूस की सुरक्षा को खतरे में डाला, जब आक्रोशित रूस अपनी आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन को सबक सिखाने का काम करता है, तो उस समय रूस के हमले के बाद न नाटो का एक कोई देश उसे बचाने आया, 30 सदस्य नाटो का, न वह अमेरिका जो विश्व में महाशक्ति बने हैं। तो ये तबाह हो चुका है। उसकी पुतिन ने 30 दिन के हमले के बाद ये कहा कि हमारे पहला जो मुकाम था युद्ध का वो पूरा हो गया। हमने यूक्रेन का वायुसेना और जल सेना बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दी और अपने लक्ष्य पे काम करें। रूस का एक मात्र कहना था कि आप तटस्थ देश रहिए, आप अपने परिवार के खिलाफ, परिवार क्या है, सोवियत संघ परिवार जो 1991 में विघटन हुआ था अदूरदर्शी नेतृत्व के कारण और नाटो के षड्यंत्रों के कारण, जिसमें एक देश यूक्रेन भी बना था। रूस का मानना यह है कि नाटो परिवार जो है, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, वो रूस के खिलाफ निरंतर षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी देशों से लेकर यूरोप के देशों से वो बार बार आग्रह करता है कि अब नाटो का कोई औचित्य नहीं है। जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो नाटो जो बना था सोवियत संघ को रोकने के लिए, एक अमेरिका और उनके मित्र देशों, यूरोपीय देशों ने एक संगठन बनाया था।
तो इसका औचित्य नहीं है जब सोवियत संघ ही नहीं रह गया। परंतु नाटो ये विस्तार निरंतर कर रहा है। उसने रूस के पड़ोसी देशों को उकसाया और उन्हें नाटो में सम्मिलित होने के लिए। नाटो में सम्मिलित होने का मूल कारण क्या है? नाटो में सम्मिलित होने का मूल कारण है कि नाटो के अधिकांश देश जो होते हैं वो तो कहने को तो उन्हें अमेरिकी सुरक्षा कवच मिलता है, अमेरिका और उसके साथियों। एक देश पर किया गया हमला सभी देशों पर हमला होता है माना जाता है, और सभी देश मिलके उस आक्रमणकारी को सबक सिखाते हैं। बहुत सरल है, तो अधिकांश देश जानना चाहिए। परंतु हकीकत क्या है? हकीकत यह है, ये हथियारों के सौदागर देश हैं। ये चाहते हैं जो नाटो में सम्मिलित हो उसको अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद का जो उसका जीडीपी है उसका 2% कम से कम सुरक्षा में शामिल, और उन्नत किस्म के हथियार। और उन्नत किसे मानते हो? जो अमेरिका और उसके मित्र देश बनाते हैं, उनको सक्षम करे अपनी मिलिट्री। और ये युद्ध कराते हैं। इन्होंने ईरान इराक में 10 साल का छद्म युद्ध कराया। ये तमाम खाड़ी देशों से लेकर, ईरान से लेकर, इराक से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, लीबिया से लेकर, मिस्र से लेकर, क्यूबा, वियतनाम से लेकर, कहाँ अगर लड़ाई नहीं हुई उसके पीछे ये हथियारों के सौदागर और ये हथियारों की जो अधिकांश कंपनी है उसके हथियारों का जो विश्व में व्यापार होता है उसका अमेरिकी कंपनियां काफ़ी हिस्सेदार होती हैं। भारत तो 1-2% विश्व के हथियार बाजार के वो है। रूस भी 5% है। अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रतिशत है। चीन भी 10-13% के आसपास है। तो ये तमाम चीज़ें, ये लड़ाइयाँ कराई जाती हैं राष्ट्रपति को मनाने के लिए, अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने लोगों को रोजगार देने के लिए लड़ाई कराई। अब यूक्रेन पिटा जा रहा है, मिटा जा रहा है, परंतु न यूक्रेन की जनता के समझ में आ रहा है कि ये जेलेंस्की जो है अपने सनक के लिए, अधिकांश लोगों को ये नहीं पता ये क्या चीज़ है। जैसे फिलिस्तीन में मैगसेसे को राष्ट्रपति बनवाया अमेरिका ने, वैसे ही कभी न्याय का योद्धा, कभी लोकशाही का योद्धा लादेन को भी कहा था। रूस पर जब हमला किया था अफगानिस्तान में, उस समय तमाम इस्लामिक आतंकवादियों को संरक्षण, प्रशिक्षण और उन्हें लोकशाही का योद्धा बताने वाला कोई और नहीं, अमेरिका और उसके नाटो देश से। सीरिया में जबरदस्ती लड़ाई कराने वाला और कोई नहीं, अमेरिका देश। यही ये वर्चस्व की लड़ाई है ताकि हथियार बिके। वही नाटो में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन, रूस और कुछ नहीं चाहता है। रूस ये केवल ये कह रहा है कि यूक्रेन ने जो युद्ध थोपा है रूस पे, रूस कह रहा है हमें विवश होकर लड़ाई लड़नी पड़ी, हमारे हजारों सैनिक मारे गए, इतना वो हुआ, दुनिया भर में प्रतिबंध लगे। इसका मूल कारण यूक्रेन की नाटो संगठन में शामिल हो। नाटो संगठन का अर्थ है रूस के खिलाफ लामबंद होना। अब जब उसके दरवाजे पे उसके परिवार, सोवियत परिवार के अंदर इस प्रकार के लोग घुस जाएंगे तो कोई भी जागरूक शासक इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज में उसने कहा था, और इसका एक निदान है ये। अब वहीं नाटो देश, संयुक्त राष्ट्र संघ कुंभकर्ण की नींद सोया रहा जब इराक पे अतिक्रमण किया, हमला किया अमेरिका ने, जब लीबिया पे किया, जब मिस्र पे किया, अन्य देशों पे किया, उस समय तो कहीं विश्व शांति इन्हें खतरा नहीं आई। अब कह रहे हैं मानवता खतरे में है। वही पाकिस्तान ने भारत को इस्लामिक आतंक से इतना तबाह कर रखा है, तब कभी संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके होश नहीं आई, न अमेरिका और उनके
पुछलग्गू देशों को। तब वो कहते रहे वो भारत के खिलाफ कश्मीर से लेकर तमाम हथकंडे अपनाते रहे। बम्बई बम कांड के अभियुक्त डेस्मंड हेडली को अमेरिका ने अभी तक संरक्षण दे रखा है, जेल में बंद करने के नाम पे संरक्षण दे रखा है। वो CIA का एजेंट था जो IS इस पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी को मार्गदर्शन देता था, उसका डबल एजेंट बना था। बम्बई हमले का मुख्य गुनहगार है। भारत सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो मांगे कि ये हमारा अपराधी है, इसने हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ युद्ध किया, इसे हमें सौंपो। ये रीढ़ विहीन सरकारें भारत की, जो पाकिस्तान और चीन को, जिन्होंने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर रखा है, जो भारत के खिलाफ निरंतर दुश्मनी पूर्वक कार्रवाइयां करते हैं, हमारी जमीन को आपस में बांटते हैं। भारत सरकार को इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो बोले कि पाकिस्तान और चीन से तब तक किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी जब तक हमारी जमीन वापस नहीं देती। इनसे सारे संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं है। उल्टा क्रिकेट से लेकर दुनिया भर की पींगें बढ़ाई जाती। तो ये चीज़ है, संसार में जो होता दिखता है वो होता नहीं, प्रचार कराया जाता है। संसार के अधिकांश मीडिया में, खबरिया चैनलों में परोसी जाती है खबरें, सरकारें तबाह की जाती है। सिविल सोसाइटी के नाम पे संसार में अधिकांश देशों में अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने अपने प्यादे भरे होते हैं। जिस प्रकार के प्यादे यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, उसी प्रकार के प्यादे केवल अमेरिका हितों के पोषण के लिए इस तमाम देशों में होते हैं। इन पे दबाव डाला जाता है मानवता का। इस समय भारत पे भी दबाव डाला जा रहा है, आप तेल न खरीदिए रूस से। आपने तो पाकिस्तान द्वारा भारत को तबाह करते समय उसे आर्थिक सहायता दी, तमाम प्रकार के। आपने, नाटो और आपके देशों ने उस समय उससे संबंध नहीं तोड़े। ये चीजें हैं, इसे समझेगा कौन? लोग दलीय निष्ठाओं को राष्ट्र हित पे ऊपर रख लेते हैं, प्रदेश हित से ऊपर रखते हैं। अभी मैं देख रहा हूं, सामान्य बात, कि पिछले हफ्ते उत्तराखंड सरकार की ताजपोशी की गई। ताजपोशी की गई तो हमने यही कहा, लोकशाही में जिसे जनता ने ठुकरा दिया उसको फिर से जनादेश को नज़रअंदाज करके ताज पहनाना अनुचित है, अनैतिक है। नैतिक मूल्यों की बात करने वाले लोग इसे अनैतिक ही कहेंगे, परंतु दलीय बंधुआ मजदूर, दलीय सोच के लोग इसे टिट फॉर टैट कहेंगे। किसी भी ढंग से सत्ता अपने पास में अंकुश में रखे। अब ये बात हो रही है, उत्तराखंड की पहली सरकार बनी धामी सरकार, जो धामी अपने गृह जनपद में ही हार गए, क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, जिसके वो 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। या तो क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की, जो जनता इतनी नाखुश थी उनसे, मुख्यमंत्री का चेहरे होने के बाद जनता ने नहीं चाहा कि उन्हें मतदान करे। या 3 संभावनाएं नजर आ रही है। या तो उनको भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के जो भी तथाकथित दावेदार थे उन्होंने षड्यंत्र करके हरा दिया, या भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई नीति रही हो इस प्रकार से जो उनको हरा के फिर पदासीन करने का। पदासीन तो हो गए। हम धामी का विरोध इसलिए कर रहे थे, कुछ मित्रों ने कहा, एक पोस्ट पे मेरी, उत्तराखंड एकता मंच की एक पोस्ट पे मेरी, कि मैंने यही कहा कि हारे हुए प्रत्याशी को जिताना, को ताज पहनाना ये लोकशाही का अपमान है। 1125 से ज़्यादा लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया क्या दी? वो यही कहते हैं कि लोकशाही में ये है, वो है, संविधान ये है। अरे नैतिकता कोई चीज़ होती है, विधान कोई चीज़ होता है।
इसका मतलब ये नहीं है चुनाव जीते मोदी के नाम पर, धामी के नाम पे अगर जीतते तो धामी अपनी सीट से क्यों नहीं जीत पाता। धामी हमारे मित्र पहले से जानते हैं, हम उन्हें मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते थे। किस लिए देखना चाहते थे कि वो उत्तराखंड के हक हकूकों और सामाजिक सरोकारों को साकार करेंगे। परंतु बड़ा दुख हुआ जब वो मुख्यमंत्री बने 4-5 महीने के लिए कोश्यारी की तरह। जिस समय कोश्यारी को थोपा गया था उसी समय, ऐसे ही समय में उनके शिष्य पुष्कर सिंह धामी को थोपा गया। हमारे मित्र थे, हमने आंदोलनकारियों के बारे में उन्हें 2 बार पत्र भी दिया, स्मरण कराया। परंतु बहुत दुख की बात है उस चीज को पर नजरअंदाज कर गए। क्या समस्या है उसकी तरफ देखने का वो नहीं है। वो जिस प्रकार से खनन से लेकर अन्य चीजों में उनके नाम उछला, उसे लगता है कि समझ में। और वो सबसे बड़ा दुख हमें तब हुआ जब गैरसैंण राजधानी पे के नाम पे, जिसके नाम पे उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआती दिनों से एक मत थे, जिस पे पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने रायशुमारी करा दी थी, जिस पे से उत्तराखंड के जनमानस एक मत थे। उत्तराखंड के चिंतक जिन्होंने उत्तराखंड को लखनऊ मानसिकता की नौकरशाही से बचाने के लिए उत्तराखंड अलग राज्य की मांग की थी। जब राज्य की मांग की गई थी तो उस समय भी यही था। जब राज्य नहीं बना रहे थे तो बाबा मोहन उत्तराखंडी ने 2829 दिन की लंबी भूख हड़ताल की, पर निरंकुश विकास पुरुष कहलाने वाले नारायण दत्त तिवारी इस समय सदासीन थे। पता नहीं किस मापदंड के कारण सोनिया ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। जनभावनाओं का निरादर करने वाले लोगों, उत्तराखंड की लोकशाही की जड़ों में मट्ठा डालने वाले लोगों। कुछ लोग कहते हैं विकास किया। अरे विकास कहाँ किया? हमारी अस्मिता के लिए। उत्तराखंड राज्य किसी विकास के लिए नहीं मांगा गया था। उत्तराखंड राज्य मांगा गया था अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने हक हकूकों की रक्षा करने के लिए। जब उत्तराखंड राज्य गठन के शुरुआती दिनों पे हम जाके तो हमें दिखाई देगा किस प्रकार से सपा बसपा की सरकारें मुलायम सिंह की सरपरस्ती में उत्तराखंड के हक हकूकों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जंगल से भू खलिहान बेचे जा रहे थे। उत्तराखंड की अस्मिता को ललकारा जा रहा था। मुजफ्फरनगर कांड में रौंदा जा रहा था, खटीमा मसूरी कांड में रौंदा जा रहा था। तो उस समय लोगों ने मांग की थी कि गैरसैंण राजधानी हो। ये लखनऊ मानसिकता के नौकरशाहों को और जनप्रतिनिधियों को उत्तराखंड में लोकशाही का पाठ सिखाने के लिए, उत्तराखंड के हक हकूकों को रक्षा करने के लिए, उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह विकास की ज्योति जलाने के लिए गैरसैंण राजधानी बनाई जाए, ताकि यहाँ पे रहने वाले नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों की आत्मा पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए उसके वातावरण में ढलकर इसको आगे बढ़ाने का वैसा ही काम करेंगे जैसे परमार और वीरभद्र के शासनकाल में पड़ोसी राज्य हिमाचल को आगे बढ़ाया गया। परंतु दुख की बात है कि उसमें आसीन वो लोग रहे जिन लोगों ने उत्तराखंड का विरोध किया, जिन्होंने बाद में इस प्रायश्चित को स्वीकार करके उत्तराखंड को बनाने का समय के लिए मन बनाया, वो भी आधे अधूरे मन से इस काम को मुकाम तक पहुंचाने में असफल रहे। तो इसीलिए हमें आशा थी, नौजवान थे, हमने इसी प्रकार का गुहार उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य बलूनी से भी किया था। हमने कहा था, बलूनी जी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, आपका अच्छा प्रभाव है मोदी सरकार पे, कृपया आप राजधानी गैरसैंण की बात करिए, आप भू कानून की बात करिए, आप उत्तराखंड की हक हकूकों की रक्षा करने की बात करिए, आप उत्तराखंड के बेरोजगारों को जो पलायन के दंश से जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यथित प्रदेश के शहरों की खाक छानने के लिए विवश हैं,
परंतु इस प्रकार के मांगों पर नजरअंदाज करने का, जब धामी से त्रिवेंद्र रावत से लेकर धामी तक इस प्रकार की एक भाषा बोले तो दुख होता है। विरोध करना हमारा स्वभाव है, विरोध करना हमारा धर्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही सिखाया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। भारतीय संस्कृति यही सिखाती है। चाहे अन्याय विदेशी आक्रांताओं ने किया है कि यह देश के हुक्मरानों ने किया हो, जन विरोधी हुक्मरानों, उसके खिलाफ आवाज उठाना भारतीय संस्कृति का एक पैगाम है। परंतु दुर्भाग्य है, जिन लोगों को न भारत की अस्मिता से मतलब, जिनको न उत्तराखंड की संस्कृति से मतलब, जिन्हें न उत्तराखंड के हक हकूकों से मतलब, जिन्हें यह नहीं पता कि उत्तराखंड राज्य किस लिए बनाया गया था, उत्तराखंड की पहली प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उन लोगों ने दलीय बंधुआ मजदूर बनकर उत्तराखंड की भविष्य को मट्ठा डालने का काम किया। तो ये हमें बड़ा दुख हुआ जब त्रिवेंद्र रावत से लेकर धामी तक एक शब्द बोलने के लिए राजधानी गैरसैंण में तैयार नहीं, उल्टा यह कह रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर हमने शहीदों के सपने पूरे कर दिए, उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं पूरी कर दी। किन शहीदों के सपने पूरे किए? कौन थे वो आंदोलनकारी जिन्होंने मांगा था ग्रीष्मकालीन राजधानी? एक भी नहीं था जो इस प्रकार के। उल्टा तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, जरा ठंडे दिमाग से काम करें और सोचें किस निर्लज्जता से आप ये कह रहे हैं। आपके मदन कौशिक, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी सरपरस्ती में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 47 विधायक शतासीन हुए, उन्होंने गैरसैंण विधानसभा में ही अपना निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें यह कहा गया था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए। भूल गए शायद सब कुछ, भूल गए आप अजय भट्ट के उस बयान को। जो प्रदेश अध्यक्ष होते उन्होंने कर्णप्रयाग विधानसभा के उपचुनाव के दौरान कहा था कि हमें अगर चुनाव में विजय मिली तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। आखिर एकमात्र बनी हुई राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन, वहाँ पे विधायक निवास से लेकर वहाँ पे कर्मचारी निवास, वहाँ पे शीतकालीन सत्र, बजट कालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, सारे सत्र महत्वपूर्ण सत्र हो चुके हैं। जनता चाहती है, जन भावनाओं का सम्मान करना ही लोकशाही का पहला कर्तव्य होता है। आखिर ये किस प्रकार की लोकशाही है? जन भावनाओं को नज़रअंदाज करना, रोंदने का काम करती है। हमें बड़ी खुशी हुई परसों धामी ने पहले अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये कहा कि हम पहली बैठक में ये कार्रवाई करते हैं कि जो समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू कराना बहुत जरूरी है, लागू करानी है। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में लागू करनी चाहिए। परंतु भाइयों, आप ये करिए, बहुत आप साधुवाद देंगे उत्तराखंड के लोग, परंतु जो जनता कम से कम राज्य गठन के आंदोलन से लेकर अब तक कह रही है, साधतें दे रही है, आंदोलन कर रही है, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, आप कुंभकर्ण क्यों बन रहे हैं? उस मामले में आप धृतराष्ट्र बनकर क्यों मुंह बैठे हो? आप राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आप तो जनता के सेवक हो। आप भू कानून हिमाचल की तरफ क्यों नहीं मनाना चाहते हैं? आप यहां क्या बसागत करेंगे? उत्तराखंड की धरती हर अच्छे इंसान का स्वागत करती है, पर प्रपंची, लुटेरे और अपराधी और सत्ता में दागदार करने वाले लोगों यहां स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड बनाया था। देश भर के निकम्मों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, अपराधियों के लिए, षड्यंत्रकारियों के लिए, सत्ता के सौदागरों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं होती। चाहे वो जल माफिया, भू माफिया हो, वन माफिया हो या बांध माफिया हो, उत्तराखंड की सरजमी सात्विक लोगों के लिए होनी चाहिए, जिनके मन वचन कर्म से
राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, न कि ऐसे लोगों के लिए जो कहें कि अवैध रूप से यहाँ आने वालों को हम संरक्षण देते हैं। क्यों देते हो जी आप? अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अवैध घुसपैठ करने वाले, चाहे उस रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे अन्य चीज के हों, अपराधी हों, उत्तराखंड में कब्जा करने वाले लोग किसी एक रत्ती भर भी जगह उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि सीमांत क्षेत्र अशांत रहे? क्यों? भारत की एक महान गलती कर दी थी उत्तराखंड राज्य गठन के समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हुक्मरानों ने, आस्तीन के सांपों ने जबरदस्ती पूरे हरिद्वार को वहां मिलाने का काम किया। उत्तराखंड की जनता, आंदोलनकारियों ने मांगा था कुंभ क्षेत्र, ये पूरा हरिद्वार जनपद मिला के, और बाद में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग उत्तराखंड के साथ विश्वासघात करते हैं। उत्तराखंड की सरजमी में किसी प्रकार के नापाक इरादों को सर उठाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा ये मानना था उत्तराखंड इसलिए बनाया कि भारतीय संस्कृति की जो उद्गम स्थली है, वहाँ इस प्रकार का आदर्श मिले, वहाँ लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, और हिमाचल की तरह फल उद्यानों से भरपूर हो। यहाँ पे शिक्षा का हब बने, चिकित्सा का हब बने। परंतु बहुत दुर्भाग्य है कि देहरादूनी मानसिकता के लोगों ने और नौकरशाहों की उस पे, यहाँ पे भ्रष्ट रिटायर नौकरशाहों को यहाँ पे सतासीन कराया जाता है। रिटायर होने के बाद भी उत्तराखंड के लोगों को, जो उत्तराखंड के कल्याण करने के लिए, जिन्होंने शासन में रह के भ्रष्ट नौकरशाहों को उत्तराखंड में सतासीन कराने वाले लोग, सेवानिवृत्ति के बाद भी ये उत्तराखंड के हितैषी नहीं होते हैं। जिन्होंने कभी एक पल सोचा नहीं, जो अपने गांव में तक नहीं गए, उन लोगों को उत्तराखंड में फिर दोबारा सतासीन करो। कोई विजन नहीं है उनका। इस प्रकार से एक पलायन आयोग बनाया, उसका पौड़ी में मुख्यालय बनाया, वो भी देहरादून में बैठ गई। इस ढंग के लोगों को उत्तराखंड में, मुजफ्फरनगर कांड में किस प्रकार का घृणित कार्य उत्तराखंड की सरकारों ने कमजोर पैरवी और षड्यंत्र पर षड्यंत्र करके अपराधियों को बचाने का काम किया, हमारी अस्मिता से खिलवाड़ के लिए। इसलिए हमारा ये मानना है कि पुष्कर सिंह धामी, आप हमारे मित्र रहे, और सबसे बड़े ये है, आप एक युवा हो, सद्मार्गी हो। आपको चाहिए कि जनभावनाओं का आदर करें, गहरे ठंडे दिमाग से करें। खंडूड़ी की तरह ये दिमाग न करें कि जो ऊपर से आदेश आ गया उसी को लागू करें। आपने प्रदेश के हितों का रक्षा का दायित्व भी आपके पास है। आपको परमात्मा की कृपा से एक अवसर मिला, उसका सदुपयोग करिए। आंदोलनकारी परेशान हैं, हमें फोन कर रहे हैं बार बार कि रावत जी हमारा क्या होगा। अरे हमने कहा ऐसे धृतराष्ट्र बैठे हैं वहाँ की सत्ता में, जो कहते हैं पहले हम अपने को चिन्हित करेंगे, उसके बाद ये नहीं पूछते हैं कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी चिन्हित हुए कि नहीं हुए। ऐसे लोगों को जिन्हें शर्म नहीं है एक पल की, आंदोलनकारियों को कैसे चिन्हित किया जाए, इस पे दो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई वैचारिक सोच नहीं है। आंदोलनकारियों को सम्मान करने के नाम अपमानित करने का काम किया जा रहा है। दो बार तो मैं खुद उन्हें ज्ञापन दिया। यह तो इतना उदासीनता है, यह जानबूझ के षड्यंत्र के तहत आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम। इसलिए हमारा ये मानना है, धामी जी, देश और प्रदेश ये कुर्सियां सदा किसी की नहीं रही। जनहित के काम करोगे, परमार की तरह लोगों के दिलों में राज रहोगे। नहीं तो तिवारी, खंडूड़ी और निशंक, बैगुणा और राव जी की तरह नजरअंदाज कर दिए जाओ। आपसे यही आग्रह है, आप दलीय बंधुआ मजदूर ऊपर उठकर एक प्रदेश के नेतृत्व करने की क्षमता अपने में अर्जित करिए। स्वतंत्र होकर चिंतन करिए, प्रदेश का हित किस में है।
उत्तराखंडियों पे इस प्रकार का दुराग्रह, उनका नाम मिटाना, उनकी भौगोलिक सीमाओं से खिलवाड़ करना, उसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण देना और उनकी जन आकांक्षाओं को रोकना, ये किसी भी लोकशाही में नहीं लिखा है। प्रदेश और देश के विकास के लिए उत्तराखंडी हमेशा समर्पित रहे, परंतु उनके साथ इस प्रकार से मजबूरियां होगी, किसी की दलीय बंधुआ मजदूर होगा, पर राष्ट्र हमेशा सत्य पे चला, न्याय पे चला और जनहित पे चला। भारतीय संस्कृति रही। बड़े बड़े सत्ता के प्रतिष्ठान ढह गए। इन्हीं 75 सालों के शासन में कई प्रकार की सरकारें आई और गई, पर जनहित के काम करने के लिए जो सरकार काम करती है उसको परमार की तरह याद रखा जाता है। जो काम नहीं करता है हवाई किले बनाते हैं, तिवारी की तरह विनाश पुरुष का ही तकमा पाते हैं। तो इसलिए हमें आशा है, नौजवान हो आप, देश और समाज के हित में उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को भी साकार करने का दायित्व तो आपके पास है। ये मत कहिए झूठ, इस पाखंड को मत फैलाइए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के आपने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार कर दिया और आंदोलन शहीदों और आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान कर दिया। इससे बड़ा पाखंड और कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।